बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, एक तरफ पीडीएम सड़कों पर आने की बात कर रही है, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। बिलावल साहब को ये यकीन है कि ना इस्तीफ़े आएंगे और ना ही लॉन्ग मार्च होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में यही मौक़िफ़ इख्तियार रखा उन्होंने, लेकिन अब पीडीएम की जानिब से आखिर ये जो स्ट्रैटेजी तब्दील हुई है कि इस्तीफ़े तो नहीं आ रहे लेकिन लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जा रहा है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तनकीद आ रही है। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो हैं वो पीडीएम को इंतबाह उन्होंने किया है कि किसी सूरत हम इंतशार की इजाज़त नहीं देंगे। लॉन्ग मार्च की आड़ में उनको ऐसा लगता है कि कहीं अपोजिशन मुल्क में केओस जो है वो लाना चाहती है। दूसरी तरफ अगर वज़ीर आज़म साहब की बात करें तो आज उन्होंने एक प्रॉपर्टी के हवाले से एक तकरीब थी जहां पे उन्होंने ये बात की कि बटन दबाकर पाकिस्तान नहीं बन सकता बल्कि सिस्टम बदलने में वक्त लगेगा। नया पाकिस्तान जो कि पीटीआई का वादा था, लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब को ख़ुद इस चीज़ का सिस्टम में आने के बाद एहसास है, इदराक है कि चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। तो नया पाकिस्तान बटन दबाकर तो बनेगा नहीं, ये आज वज़ीर आज़म ने वाजे कर दिया है। साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब का एक बयान जिसमें उन्होंने कौमी हुकूमत बनाने की बात की थी, वो ज़ेर बहस है। आजकल PMLN जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से एक तो उनके इस बयान को जस्टिफाई करने की आजकल कोशिश कर रही है। मरियम साहिबा का भी आपने सौर सुना आगाज़ में, जिसमें उन्होंने कहा कि कौमी मुफाहमत की उन्होंने बात की थी, हालांकि शहबाज शरीफ साहब की जो बात है वो कौमी हुकूमत की बात थी। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से या उनके किसी तर्जुमान की तरफ से इस बात की तरदीद नहीं आई। अलबत्ता ये भी आपको बता दें कि उन्होंने क्या ये बयान दिया या नहीं दिया, तो इसलिए अगर तरदीद आती तो पता चलता, बल्कि इसको जस्टिफाई किया जा रहा है। जैसे कि उनकी तर्जमान मरियम औरंगज़ेब है, उन्होंने कहा कि बातों बातों में ही उनके पासिंग रिमार्क्स थे, तो इसका मतलब है कि ये बात उन्होंने कही है, उन्होंने ये कंफर्म किया है। साथ ही साथ अगर हम थोड़ी सी बात करें इकॉनमी की, तो जहां महंगाई को लेकर हम रोज़ाना बात करते हैं कि अवाम परेशान है, हुकूमती लोग भी खुद ये बात करते हैं कि महंगाई आने वाले दिनों में कम हो जाएगी, लेकिन रुपए की कदर में मुसलसल कमी आ रही है। चौथा दिन था आज जब डॉलर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ओपन मार्केट में 168 रुपीज़ से ज़ायद रही डॉलर की कदर, और इसकी वजह से हुआ क्या है, रुपए की कदर में कमी की वजह से कि जो बैरूनी कर्जे हैं उसमें 20% इजाफा हो गया है, जो कि 29 खरब रुपए का इजाफा बनता है। और इसकी वजह सूद की मद में जो 75 खरब रुपए की अदायगियाँ हैं, जो कि हमारे ओवरऑल जो कर्जे हैं, मजमूई जो डेट्स हैं, उसका तकरीबन 50% जो है वो इजाफा बनती है। इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सेनेटर ओन अब्बास बपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है PTI के, आपका भी बेहद शुक्रिया। और थोड़ी देर में फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। सेनेटर ओन अब्बास बपी साहब, सबसे पहले अगर मैं आपसे आगाज़ करूँ, पहले तो ये बताइएगा कि डॉलर को लेकर, रुपए की कदर में कमी को लेकर आज काफ़ी तशवीश लोगों में पाई जा रही है। मुख्तलिफ जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो भी आज इस पर तबसरे करते, तज्जिए देते नज़र आ रहे हैं। सो ये क्या वजह है कि मुसलसल चौथा रोज़ है और उसका नुकसान पाकिस्तान को ओवरऑल उठाना पड़ रहा है कि उससे बैरूनी कर्जों में जो है हमारे वो 20% इजाफा हो गया, 29 खरब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बीबी, इसको थोड़ा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में समझने की कोशिश कीजिएगा। जब इकॉनमी टेक ऑफ करती है ना, किसी भी दुनिया की इकॉनमी जब टेक ऑफ करती है, इकोनॉमिक्स का बेसिक असूल है कि जब भी इकॉनमी टेक ऑफ करेगी आपकी इंपोर्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये बहुत बेसिक सी बात है। सो पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर की कदर बढ़ने की दो बेसिक वजूहत हैं। एक आपका ट्रेड डेफिसिट और दूसरा आपकी कर्व मार्केट जो कि पेशावर वाली साइड पे है उसका प्रेशर में आना। अब ट्रेड डेफिसिट की तीन वजूहत हैं आपकी बढ़ने की। नंबर वन, आपकी इकॉनमी इस बूम जो कर रही है वो तकरीबन 5.5% के ऊपर बूम करने जा रही है। जब इकॉनमी इस स्पीड से जाएगी तो आपकी इंपोर्ट्स में इजाफा होना शुरू हो गया, नंबर वन। नंबर टू, जो स्टेट बैंक ने जो टर्फ स्कीम दी थी, यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के हवाले से जो लोन्स दिए थे, वो मशीनरी पाकिस्तान आना अब शुरू हो चुकी है और वो तकरीबन 400 अरब से ज्यादा की मशीनरी है जो पाकिस्तान इस पर लैंड कर रही है। अब जो मशीनरी आती है तो LC जो खुली होगी उनके अगेंस्ट यहाँ से पेमेंट्स जानी है, उसका प्रेशर भी पाकिस्तान पे आना शुरू हो गया। तीसरा यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त रिकॉर्ड, जुलाई की आपको फिगर्स बता रहा हूँ, रिकॉर्ड गाड़ियों की इंपोर्ट स्टार्ट हो गई है, उसका भी प्रेशर आया।
जब इतने ज्यादा जब आपका इंपोर्ट्स का प्रेशर आएगा तो आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, और ट्रेड डेफिसिट बढ़ने के बढ़ बाद गई आप कह रहे हैं। डिमांड। दूसरा इशू ये है कि अफगानिस्तान की मार्केट में पैनिक बाइंग स्टार्ट हो गई है। आपको पता होगा कि अफगानी जो है वो 83 रुपए अफगानी का जो था $1 होता था, आज वो 95 अफगानी रुपए का $1 हो चुका है, और आगे प्रेडिक्शन 100 तक जाने की है। उसकी जो पैनिक बाइंग है पेशावर में, वहां पे डॉलर की परचेज स्टार्ट हो गई। ये जो कर्व मार्केट का प्रेशर है उसने भी डॉलर को थोड़ा सा अनस्टेबल कर दिया है। सो दो पैरेलल इश्यूज की वजह से इस वक्त मार्केट में थोड़ी सी डॉलर की जो है ना रुपए की डिवैल्यूएशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये मोमेंटरली है, वक्त के साथ सेटल हो जाएगा, और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आपको फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट याद हो कि जब जून का बजट आ रहा था तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है और आने वाले दिनों में शायद पैसा डिवैल्यू और हो। आप कह रहे हैं कि वहां अफगानिस्तान की सिचुएशन देखें, वहां पे पैनिक बाइंग शुरू हो गई है और यहाँ पे इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं, लेकिन चौधरी साहब आप मुस्कुरा रहे थे मुसलसल सेनेटर साहब की बात सुनते हुए। आज आपकी पार्टी के भी बड़े लोग इस पे बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है। आपको यकीन नहीं है? सेनेटर साहब कह रहे हैं कि ये टेम्पररी चीज है, ये स्टेबल हो जाएगा, रुपया वापस उसकी कदर आ जाएगी, इजाफा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इन हालात में हम मुस्कुरा लें और उस पर भी सवाल उठ जाए कि मैं मुस्कुरा रहा, तो शायद कोई हुकूमत इस पे भी कोई ऑर्डिनेंस ले आए कि भाई ये कैसे लोग हैं, हमने तो तबाही की हद कर दी और ये मुस्कुराते जा रहे हैं। मजाक का आंसर क्या था उनकी बात में, मुझे ये बताइए। जब आपके अंदर दुख भरा हो, कर्ब हो, आप पिस रहे हो और फिर भी आप चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आए, तो इससे बड़ा हौसला क्या? दलेराना इक़दाम है ये। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि जब मुल्क के अंदर कारखाने बिजली के लग रहे थे, जब मुस्लिम लीग नून के दौर में इंपोर्ट बढ़ी थी, तब के ज़रा बयानात असद उमर साहब के जो कौमी असम्बली में थे वो उठाएं ज़रा। और सेनेटर साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो जो पिछली तकरीरें हैं जनाब असद उमर साहब की, जो पाकिस्तान के माहिर तरीन माहिर मईशत हैं और जो हमें 40 रुपए का पेट्रोल जो है वो बताया करते थे, वो तो इनके पोस्टर बॉय थे ना इलेक्शन कैंपेन के और दौरान। डॉलर की कदर बढ़ने ना बढ़ने का भी जनाब इमरान खान साहब का एक बयान है कि 1 रुपया बढ़ता है तो क्या फर्क पड़ता है और क्यों बढ़ता है। बकौल इमरान खान साहब की इसलिए कि जब हुक्मरान चोर हों। अब मैं किसकी बात सही मानूं, सेनेटर साहब की बात या इनके कायद की बात? लेकिन वो देखें, आज वजीर आजम साहब ने बता दिया, सिस्टम में आने के बाद एहसास होता है, चीजों का पता चलता है। उन्होंने कहा बटन दबा के नहीं नया पाकिस्तान बन सकता। आजम साहब ने सिस्टम में आने के बाद बताया कि ना मैं अपना वजीर कोई रख सकता हूं, ना मैं अपना मशीर कोई रख सकता हूं, ना मैं पॉलिसी कोई बना सकता हूं, और मुझे आप यहां तक बता दें कि 3 जो है वो त्यौहार गुजरे 14 अगस्त के, किसी एक 14 अगस्त के त्यौहार पे झंडा तक नहीं लहरा सकता। उन्होंने तो बहुत कुछ बताया हमें, ईद की नमाजें तक, चलें सिंबॉलिक ही सही, सरबराहान रियासत पढ़ते हैं और खबर चलती है। उनकी भी चली है वैसे। हाँ चली है, वो वज़ीर आज़म की ईद की नमाज की खबर चली, एक दफा की चली और थी। 14 अगस्त की तकरीब में भी होते हैं। कौन सी तकरीब? वज़ीर आज़म साहब कन्वेंशन सेंटर की कोई एक बता दें मुझे। क्या आप क्या वो उसकी फुटेज निकाल लें? जी निकालिए, आप सीरियसली ये देखिएगा। अब सेनेटर ओमर अब्बास साहब जो फरमा रहे थे कि जी इंपोर्ट मुल्क में बढ़ी है, और इसी इंपोर्ट को ये मुल्क की तबाही गर्दानते थे कि भाई आप इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं। आज एक लफ्ज साथ लगा दिया कि ये इंपोर्ट इसलिए है कि वो इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट में मदद देगी हम उसके लिए बना रहे हैं। भाई हम बिजली के कारखाने लगाने के लिए कर रहे थे, इसके बावजूद हमने डॉलर की कदर को कंट्रोल रखा। खजाना बहुत अहम वजारत होती है ना। पहले असद उमर साहब को लेके आए, फिर हफीज शेख साहब पीपल्स पार्टी से उधार लिए, और अब जो साहब हैं वो भी पीपल्स पार्टी के। और दूसरी ये बात कि आप उनका जरा अपना कारोबार देख लें कि वो एक बैंक के मालिक हैं। उनका बैंक पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे माठा बैंक गिना जाता है। तो वो शख्स जो आपकी सियासत से मुताबिकत नहीं रखता, जो आपके नजरिए से नहीं रखता, वो जो नया पाकिस्तान आप बनाने के जब नारे लगा रहे थे तब वो आपके साथ नहीं था, तो आज आप कैसे ये भली भली बातें कर? वो भी शायद इत्तलात है कि उन्होंने अपना बैंक बेच दिया। बाय द वे, मैं एक ब्रेक ले लूं। कुंडी साहब को भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ भी जाएंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सदर, उन्होंने कौमी हुकूमत बनाने की बात की है। कराची में वो मौजूद थे, सहाफ़ियों से बात कर रहे थे। अब जैसे इंट्रो में बताया कि PMLN इसको मुख्तलिफ जवाज़ इसके बयान के पेश कर रही है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं PMLN की, उन्होंने कहा कि ये उनकी ज़ाती राय है। उन्होंने पासिंग रिमार्क्स दिए सहाफ़ियों से बात करते हुए। मरियम साहिबा ने कहा कि उनका ख्याल है कि नहीं, वो कौमी मुफाहमत की बात कर रहे थे, कौमी हुकूमत की नहीं कर रहे थे। लेकिन जाहिर है उस मुलाकात में तमाम रिपोर्टर्स मौजूद थे, तमाम सहाफ़ी मौजूद थे। हर सहाफ़ी ने अगर यही रिपोर्ट किया तो दैट मीन्स कि वहाँ उनके बयानात यही आए हैं। पीपल्स पार्टी कुंडी साहब इस बयान पर क्यों कह रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद को सियासी तौर पर जिंदा रखने की कोशिश की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसका भी मुझे भी नहीं पता कि वो कौमी हुकूमत किस हवाले से चाहते हैं। अगर वो कहते हैं कि कौमी हुकूमत वो वाली हो कि जो 2 साल या 3 साल वाली हो और कौमी हुकूमत हो और रिफॉर्म्स के इलेक्शन हो, तो मैं नहीं समझता कि उस पार्टी से एग्री करती है। अच्छा। और अगर कौमी हुकूमत ये चाहते हैं कि एलाइस की हुकूमत हो, तो मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा तजर्बा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। 2008 से 13 जो हमारी हुकूमत थी, हमारे पहले एलाइस थे PMLN जो कि कुछ अर्से बाद में छोड़ गए थे। उसके बाद हमारे साथ देखें PMLN-Q भी थी, JUI भी थी, ANP भी थी, MQM भी थी, फाटा भी थी। तो अगर वो चाहते हैं तो फिर तो मैं समझता हूँ कि तजर्बा हमारा बहुत ज़्यादा है, तो फिर आज हम उनको नेशनल गवर्नमेंट बनाना सिखाएं। लेकिन कौमी हुकूमत हम नेशनल हुकूमत, हम LIS की गवर्नमेंट, हम इसको कहते हैं LIS की गवर्नमेंट, इत्तेहादियों के साथ हुकूमत। इत्तेहादियों का तजर्बा हमारा PMLN PTI को भी इत्तेहादी बना सकती है, ये भी इत्तेहादी हो सकते हैं उस कौमी हुकूमत में। ये तो मतलब है कि PMLN बता सकती है क्योंकि उनके तर्जुमान ही बता सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि सियासत में कोई दरवाजे बंद होते हैं। सियासत में दरवाजे खुले होते हैं, सियासत में डायलॉग्स होते हैं। हम इस तरीके से, जैसे PTI के दोस्त कहते थे कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, हम तो कहते हैं हम तो रिकॉन्सिलेशन की पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिशियंस हैं, सियासत है, हमें आपस में ऐसा मौका भी आता है कि आपस में बैठने भी पड़ता है। शहबाज शरीफ साहब भी मुसलसल रिकॉन्सिलेशन की बात कर रहे हैं। वो जब से जेल से बाहर आए हैं, आप देख लें उनके तमाम इंटरव्यूज़, बयानात, उसमें वो मुफाहमत कर रहे हैं। हाँ नहीं, अच्छी बात है, मैं तो इसमें नहीं कहता हूँ कि वो बात ना करें, अच्छी बात है वो करें। लेकिन मैं अभी भी हम देखें मुफाहमत करते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है कौमी असम्बली में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पार्लियामेंट में है हमारी, जो है वो पार्लियामेंटेरियन उसके साथ राब्ते में होते हैं। हमारे बाकी जमातें भी होती हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन है और उनके साथ हम। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, कोशिशें करते हैं, फर्स्ट स्टेप या उनका ये बयान इससे बढ़ते हैं, PTI से भी राब्ते होते हैं, पीपल्स पार्टी फिर ऐसी नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा बनेगी? नेशनल गवर्नमेंट की आप डेफिनेशन करें, नेशनल गवर्नमेंट कितने आप बार-बार कह रहे हैं कि इत्तेहादियों की बात करें, तो इत्तेहादी कह लें, उनको सारी जमातों को साथ मिलाना कह लें, दो किस्म के हैं, क्योंकि वो कहते हैं मुल्क के मसाइल इतने गंभीर हैं, सबको इकट्ठा आना पड़ेगा। नेशनल गवर्नमेंट की जो मैं समझ रहा हूँ, आप डेफिनेशन कर रहे हैं या मैं समझा कि जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, वो ये हैं कि जो इस्लामाबाद अफवाहों का शहर है। ठीक है। इस्लामाबाद में हमेशा जब आप किसी कैफे में होते हैं कि जी नेशनल हुकूमत होनी चाहिए 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो वो मैं समझता हूँ कि वो अवाम के मैंडेट के मुताबिक। आप कहते हैं वो 5 साल वाली हुकूमत जैसी पीपल्स पार्टी की थी, उसमें बाकी जमातों को इलेक्शन होने चाहिए के तौर पे 5 साल इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन में एलाइस की हुकूमत होती है, अभी भी एलाइस है, मतलब है कि 2-3 जमातें PTI के साथ हैं। लेकिन हमारा जो मुश्किल वक्त था, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, और उन्हें उस मुश्किल वक्त में जब हम जंग में भी थे, हमारा स्वात ऑपरेशन भी शुरू था, फ्लड भी आए हुए थे, सब कुछ के बावजूद, और ऐसे इत्तेहादी थे कि जो सूबे में एक दूसरे के साथ लड़ भी रहे थे। ANP और MQM उधर जो है अपना कराची में, सिंध में आपस में एक दूसरे को दस्ते गिरबान थी, लेकिन हमने उनको इकट्ठा रखा हुआ था। इस तरह अगर आप KP में ANP थी, इस तरह PMLN-Q भी थी, फाटा के जो फॉर्मर फाटा हो गया, फाटा के मेंबरान भी हमारे साथ थे, तो ये सारे हमने मतलब है। और अब्बास साहब, पीपल्स पार्टी के हवाले से जो कुंडी साहब बता रहे हैं, मुफाहमत जिस तरह उन्होंने की, जिस तरह उन्होंने 5 साल चलाए सारे इत्तेहादियों के साथ, जो कि सियासी हरीफ भी थे, तो आप इनसे क्यों नहीं सीखते? और शहबाज शरीफ साहब भी बार बार कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा मसाइल हैं, सबको साथ लेना चाहिए, नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए। अब आपको समझ में वैसे क्या आ रही है, इत्तेहादियों वाली हुकूमत 5 साल जो पीपल्स पार्टी की थी, या शहबाज शरीफ साहब वो हुकूमत चाहते हैं कि 3 साल के लिए आए, मसाइल हल करें, सारी जमातें इकट्ठी हों? देखिए, जो पीपल्स पार्टी की सियासत है, हम तो उससे माजरत ही करेंगे जी, मिल बांट के चलने वाला हमारा तो वो कॉन्सेप्ट है। हमारा तो बिल्कुल अपना बड़ा क्लियर मैंडेट है पार्टी का, उसको छोड़ देते हैं। बल असल जो इशू डिस्कस करने का है वो शहबाज शरीफ साहब की ये स्टेटमेंट है, इन इट सेल्फ उनका नीयत क्या थी। लेकिन ये जो डबल गेम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, गुड कॉप और बैड कॉप, ये अवाम को समझ लग चुकी है। ये बेसिकली एक इक़्तिदार की हवस में एक शख्स बैठा है,
आप जरा थोड़ा सा कंपैरिजन देखिए। वो कहते हैं मैं कौमी हुकूमत, कौमी मफामत, मजामत, एक वो ड्रामा करते हैं और साथ मरीम नवाज शरीफ साहिबा फरमाती हैं कि उनका मतलब ये नहीं था। इशू पता क्या है, शहबाज शरीफ को ये समझ लग गई है कि अगर इस दफा 2023 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं आती तो मुस्लिम लीग नून का ये पूरा 1985 से देख लीजिए, कभी भी 5 साल से ज्यादा हुकूमत से बाहर नहीं रह सकी, तो पूरी पार्टी जो है ना वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाएगी। ऑन द अदर ब्रांड मरियम नवाज शरीफ साहबा जो इस वक्त नैरेटिव का एक कॉन्सेप्ट लेके चल रही हैं वो बड़ा क्लियर है। उनको पता है उनके वालिद पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते, वो खुद इलेक्टेड नहीं हो सकती, और ये किसी तौर पे वो कबूल नहीं करेंगे कि शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज शरीफ जो है ना वो नून लीग के कंधों पे चढ़ के किसी भी तौर पे हुकूमत में आए। तो उन्होंने वो मजामत का कैंसेप्ट बेसिकली शहबाज शरीफ चीख के पुकार रहे हैं कि मैं वो नहीं हूं जो तुम मुझे समझ रहे हो और हम तब्दील हो चुके हैं। वो किसी की तरफ अपना वो किबला मुंह दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं और हता के हर बच्चे को पता है कि उनका कॉन्सेप्ट जहन में है क्या। ये कंफ्यूज्ड नैरेटिव का जो एक ड्रामा रोजाना खेला जाता है ये सिर्फ लाइफ रहने के लिए, इसमें कुछ भी नहीं है। तो वो क्या है, वो क्या आपको क्या समझ में आ रहा है? देखें, अगर पीएमएलएन के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो शहबाज शरीफ साहब को के बयानात को लोग वजाहत के साथ पेश करते हैं मीडिया में आके, तो उन्होंने कहा कि जी उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी क्योंकि इकोनॉमी बहुत बुरी थी, मईशत के बुरे हालात थे, उस पर पीटीआई जो है वो नहीं मानी। अब बाहर जब से वो जेल से बाहर आए तब से वो मुफाहमत की बात मुसलसल कर रहे हैं, आप लोग उस पर भी कान नहीं धर रहे। अब वो दोबारा कौमी हुकूमत की बात करते हैं, तो आपको वही समझ में आ रहा है जो कुंडी साहब को समझ में आ रहा है कि 3 साल के लिए कोई ऐसी हुकूमत बने जिसमें तमाम लोग जो है, तमाम जमातें इकट्ठी हों। कौमी हुकूमत पाकिस्तान के आइन में कहीं भी दर्ज नहीं है। ये एक बड़ा वेग सा कॉन्सेप्ट है और ये नॉर्मली उस वक्त होता है जब कोई हालात जंग हो। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट है, जमहूरियत अपनी जगह पे चल रही है। इशू ये है कि आप सिर्फ शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त मेरे ख्याल पैगाम दे रहे हैं, जिन लोगों को भी पैगाम देने की अपनी एक नाकाम कोशिश करना चाह रहे हैं कि मैं एक बहुत चेंज पॉलिटिशियन हूं, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा मरियम बीबी और नवाज शरीफ से भी कोई कंसर्न नहीं है, मेरा खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल से भी कोई कंसर्न नहीं है, और मेरे साथ पूरी पंजाब की लीडरशिप पीछे खड़ी है। वो बेसिकली एक वो जो नहीं कॉन्सेप्ट होता है कि मेरा ब्रांड उस ब्रांड से डिफरेंट है, अपने आप को एक अलग ब्रांड के तौर पे पेश करने के लिए ये सारे नए नए अल्फाज ढूंढ के आते हैं। अदरवाइज बिहाइंड द टोज और मतलब इसके पीछे अगर आप अंडर द कार्पेट जाएं, देयर इज नथिंग एल्स, बिल्कुल स्वीपिंग क्लीन एक फर्श की तरह पड़े, कुछ भी उसके ऊपर मौजूद नहीं है। चलिए, मैं जरा ये चौधरी साहब, अगर ये शहबाज शरीफ साहब ने बयान दे ही दिया था तो अब इसको मुख्तलिफ तरीकों से इसके लिए तौजीहात क्यों पेश करनी पड़ रही है पीएमएलएन को? देखिए, जब आप सवाल पूछेंगे इसकी वजाहत करें तो वजाहत ही करेंगे। नहीं तो मैं मरियम साहिबा बिल्कुल ही उससे हट गई। मरियम साहिबा ने कहा, अभी आपने भी कोशिश की, आपको वॉइस क्लिप नहीं मिला। चौधरी साहब, कराची में उन्होंने बात की है, सारे रिपोर्टर्स, मुझे कह लेने देना, मुझे 2 लफ्ज़ तो वो सारे सहाफ़ी गलत बता रहे हैं। मुझे अगला फिक्रा मुकम्मल कर, आपकी खुद तर्जुमान ने कह दिया, मुझे अगला फिक्रा तो मुकम्मल कर लेने के साथ। बिल्कुल जी, अगर वो वॉइस क्लिप होता तो आप चलाते। सुन, अगला फिक्रा सुन लेना, मतलब उन्होंने बयान ही नहीं दिया भाई। अगला फिक्रा सुन लें, किस सहाफ़ी ने क्या सवाल किया और किसके जवाब में शहबाज साहब ने कहा, इसकी वजाहत भी ज़रूरी है। अगली बात आ जाए नेशनल गवर्नमेंट की। शहबाज साहब ने अगर ऐसा कहा है तो क्या आज के हालात नहीं इस चीज़ का तकाजा करते कि सियासी जमातें मिल के बैठे? बिल्कुल 100% सियासतदानों को मिल बैठ के इस मुल्क के हल मसाइल का हल ढूंढना चाहिए। अभी सेनेटर साहब फरमा रहे थे डबल गेम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल डबल गेम कर रहे हैं। आप 2.5 साल तक नैब की हवालात में रखते हैं और आप 1 टके का उनके ऊपर FIR पर्चा या क्लेम दर्ज नहीं कर सकते। आपने बिल आखिर 45 लाख रुपए के पौधे लगाने का, जो एक हुकूमत के टेंडर के आगे किसी ने टेंडर दिया था, आप नैब की अदालत में बुला लेते हैं। हमजा साहब कितनी देर जेल में रह के आए, ख्वाजा साद रफीक, शाहिद खाकान। क्या डबल गेम खेलने वाले जेलों में रहते हैं? डबल गेम खेलने वाले शेख रशीद साहब हैं, वो आपके साथ हैं। फवाद चौधरी साहब हैं, वो आपके साथ हैं। बाबर अवान साहब हैं, वो आपके साथ हैं। और फिर आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आपको सेनेटर साहब पीपल्स पार्टी वाला कुलिया के लोगों को साथ मिला के चलें। वो जो पंजाब के बड़े डाकू जिन्हें कहते थे, भाई मेरे जिले से चौधरी परवेज इलाही साहब, कितनी वजारतें दे रखी हैं पंजाब में, सिक्का आज भी उनका चलता है। वो तो आज वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हिदायत की है कि काफ लीग से मिलें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। ये आज डबल गेम इक़्तिदार के लिए पीटीआई कर रही है। फिर 2 आशिक अवान साहिबा हों, या लंबी एक फहरिस्त है, पीपल्स पार्टी से भी, नून लीग से भी, काफ लीग के, वो सब आपने कबूल किए। आपने MQM
जिसको कातिल कहा था अपने कारकुन का, उसको भी हुकूमत में लाके बिठाया, और डबल गेम का ताना आप शहबाज शरीफ को कहते हैं कि डबल गेमर्स है, मान लिया, लेकिन मुझे बताएं ना इस वक्त ये भी तो सवाल है ना कि आप लोग क्या चाह रहे हैं? मुफाहमत उधर से देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बबांगे दोहल कराची में इतनी बड़ी तकरीर की और कहा कि शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। शफाफ इंतखाबात से मुराद ये है कि वो डस्का में जो बैलेट बॉक्स चोरी करके ले गए तो वो चोरी ना करें। हमारा कहना यह है कि मैंडेट चोरी करना छोड़ें। अगर मैंडेट चोरी तो करके कहते हैं कि हम कोशिशें कर रहे हैं रिफॉर्म्स की, तो उस पे भी आप लोग साथ नहीं आते। देखें, वो कोशिश ये कर रहे हैं, भी जायजा लिए बगैर रिजेक्ट कर देते हैं। नहीं, नॉट एट ऑल सादिया। देखें, कोशिश ये होती है जो मियां नवाज शरीफ ने की थी, वो इमरान खान साहब के घर चल के गए थे कि आइए बैठिए, और पार्लियामान के अंदर मौजूद सारी जमातों को नेशनल कंसेंसस बिल्ड करने के लिए यमन फौज भेजने का मामला हो, सी पैक के रूट्स की बात हो, एफर्ट्स हुकूमत की तरफ से क्यों नहीं आ रही? हुकूमत की तरफ से कोई एक, आप मुझे बता दें, वजीर आजम ने कोई मीटिंग बुलाई हो, स्पीकर साहब ने पार्लियामानी रहनुमाओं की मीटिंग बुलाई हो, या उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हो और दावत दी हो कि आइए बैठिए। हाँ, अगर टीवी शो पे, अगर आप टीवी शो पे आके बाबर अवान साहब, अगर बाबर अवान साहब जो नैब ज़दा हैं वो सिर्फ आके ये धमकी देंगे कि हमारे पास 51% है और हम ये मशीन का कानून पास करेंगे। तो कैसे कुंडी साहब होंगे, कैसे फिर शफाफ इंतखाबात? नेशनल गवर्नमेंट वो कहते हैं जी आइन में नहीं है, आप इत्तेहादियों की बात करते हैं, जिस भी तरह उससे पहले तो इंतखाबात होने ना, कैसे शफाफ होंगे? देखिए, उसकी रिफॉर्म्स चाहिए। मैं पहले ओन अब्बास को ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी की तरह मिल बैठ कर खाने वाले। उन्होंने कहा माजरत इस सियासत से, जो आपकी सियासत। आप मुझे बताएं कि शेख रशीद साहब, चौधरी साहबान, बाप, PMLNQ, ये कौन है? फाटा, फॉर्मर फाटा के जो मेंबर थे, कौन है? ये आपके PTI के लोग हैं या आपको तोहफे मिले? एक शख्स है, उसकी एक सीट है, उसको भी अपने वजारत। चौधरी साहबान को 6 या 7 सीटों पे स्पीकरशिप मिली और 7 फेडरल मिनिस्ट्री मिली। तो ये चीज़ें हैं। और खाने का तो अगर मैं शुरू हो जाऊँ, 20 मिनट मुझे देंगे तो मैं आपको बता दूंगा आपके कितने स्कैंडल्स हैं। 20 मिनट का तो शायद प्रोग्राम स्कैंडल्स बता दूं कि आप लोगों ने कितने खाए, और आपकी वॉशिंग मशीन जो ओवर टाइम काम कर रही है, मतलब है कि गर्म भी हो जाती है, ओवर टाइम काम कर रही है, आपके लोगों को साफ करने के लिए लगी हुई है कि उसको हम ड्राई क्लीन में साफ करें। तो ये चीज़ें न कहें, जो मतलब है कि मैं आज भी कहता हूँ बवांगे दौल, अगर पाकिस्तान में सही हिसाब हुआ तो 90% काबीना PTI की जो है ना वो जेल के अंदर होगी, अगर सही एहतसाब ब्यूरो करे तो। और जहाँ तक देखें, आप कह रहे हैं कि देखिए कैसे बैठेंगे, ये कहते हैं EVM मशीन हो। जिस मुल्क में RTS सिस्टम को बिठा दिया जाए या फेल कर दिया जाए या जो भी आप जुमला उसके लिए लें, तो मतलब है कि उसमें आप कैसे शफाफियत की बात करते हैं? आज ये EVM मशीन जो है ना, ये पड़ी हुई है पार्लियामेंट के अंदर। इलेक्शन के दिन ये बाहर खेतों में पड़ी होगी, लोग दिखाएंगे कि जी ये पड़ी हुई है मशीन, जिसमें तो ये जिन मुल्कों में ये अडॉप्ट किया गया था पहले, उन्होंने दोबारा मैनुअल सिस्टम पे आ गए हैं। आप ये बताएं कि ये हमें करना चाहिए कि हमें जो अपना जो इलेक्शन कमीशन है उसको हमें मजबूत करना चाहिए। आज मुझे बताएं तजावीज़ क्या है ना ऑपोजिशन की, आप मुझे बताएं। इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि किसी ने राब्ता नहीं किया राब्ता हुकूमत का तो काम ही है कि किसी ने आपकी जमात से या इनकी किसी ने राब्ता नहीं किया, ये स्टेटमेंट दे दें कि हम ये काम करने जा रहे हैं, आप लोग आए हमारे साथ। कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात के लिए हमने कमेटी बनाई है। किधर कमेटी? देखें किसी ने अप्रोच नहीं किया। आपने देखें कोई मतलब कमीशन होता है, कोई चीज देखें, इख्तलाफात भी होते हैं पार्लियामेंट में, बैठने भी पड़ता है पार्लियामेंट में, पाकिस्तान के इशूज़ पे बैठना भी पड़ता है। आप मुझे बताएं कि इलेक्शन कमिश्नर के पास क्या इख्तियारात हैं? ये GB का इलेक्शन और कश्मीर का इलेक्शन आप लिख लें या ज़िमनी इलेक्शन लिख लें, वहाँ पर जो खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, जो कुछ हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने क्या कर लिया? कुछ कर सका? उसके पास कोई इख्तियारात बेचारे के पास नहीं है, नहीं इस्तेमाल करने को उसका तरीका। ओपनली इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स की खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी, उसकी मजाल जो कुछ कर सके, फिर ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करेगा हमारा, ये इलेक्शन कमीशन करेगा। मतलब ये चीज़ आप मुझे बताएं कि इन्होंने ये कमेटी बनाई थी जो कि इलेक्शन में धांधली को उन्होंने कहा कि हम तो उस पे तो आपको याद है कि वजीर आजम साहब हमने बार-बार कहा, कहती है कि भाई ये दोनों जमातें इकट्ठी होती थी और ये सरबराहान को लगा देती थी, इनके फैसले होते थे, वही सरबराहान चल रहे हैं। आज मुझे बताएं वजीर आजम, चाहे वो नाब की बात करें, वो भी कहते हैं आप लोगों ने वजीर आजम ने शहबाज शरीफ को क्यों खत लिखा है, मुझे बताएं। ठीक है, एहसास हुआ उनको पार्लियामानी सिस्टम कैसे, ये देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, आज हम कल हम बोलेंगे शहबाज शरीफ और इमरान ने लगा ली है ECB के मेंबरान, हम ये बोलेंगे फिर? ठीक है, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, हम ये चाहते थे कि अपोजिशन और हुकूमत ये बैठे और तजावीज़ दें, ECB पे दें, हमें नैब पे दें, हमें जो है उस पे दें, जो नई हुकूमत आए उसमें जो है वो मतलब प्राइम मिनिस्टर का नाम दें और किसी को दें। तो हम कहते हैं इसमें हम कहते हैं शफाफियत हो। अब ये नहीं है कि आप कहें कि नहीं जो हम करना चाहते हैं, ये तो देखें
पीटीआई वाले हमारे भाई है ना, ये तो अकले कुल है, इनको तो मशवरे की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही। ये जब देखें, जब बात जब बात आती है जर्मन एम्बेसडर को मुल्क बदरी की, तो कहते हैं पार्लियामेंट से रजू करें। अच्छा, जब बाकी बात आती है कहते हैं हम तो फ्रेंच एम्बेसडर, सॉरी फ्रेंच एम्बेसडर, जर्मन के, सॉरी वो इनके जर्मनी और सरहदें मिला रहे जर्मनी और जब अफगानिस्तान की बात है या बाकी हम तो हुकूमत में हमारी मर्जी हम जो कुछ करें। ठीक है, तो अब्बास साहब, आप लोगों का जब दिल करता है पार्लियामान को अहमियत देते हैं, जब दिल करता है पार्लियामान को पूछते नहीं है। ये शिकवे हैं ऑपोजिशन के कि क्यों ऑन बोर्ड नहीं लेते इन चीज़ों पर, इनकी तजावीज़ नहीं सुनते, इनको ब्रीफ नहीं करते, इनको बताते नहीं है। और ये ईवीएम मशीनों वाला तो इशू सिर्फ इनका ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन जिस इदारे ने कराने, उन्होंने कह दिया है कि इसमें राजदारी कैसे कायम रहेगी, उनकी तरफ से रिजर्वेशंस आ गई हैं। सादी बीबी, कुंडी साहब को चाहिए 20 मिनट हमारी करप्शन को अयां करने के लिए, और मेरी पूरी जो जिंदगी है वो हयाती वो कम है इनकी करप्शन को अयां करने के लिए, यकीन जानिए। I can't really explain that, but coming to the real point, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक लंबी जिंदगी है। कुंडी साहब से मैंने एक पिछले टॉक शो पूछा था, मैं कि बाकी छोड़े, आप मेरी नजर में सबसे रीजनेबल ऑपोजिशन में ना पीपल्स पार्टी में है, आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखी है? तो इन्होंने कहा जी मैंने नहीं देखी। मैंने कहा मैं आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इनके हुजरे पे, इनके डेरे पे लेके आ जाओ ना कि फैसल भाई जरा देख लें, इन्होंने तब भी नहीं देखी। उसकी वजह पता क्या है? अब इन्होंने कहा कि जी कश्मीर का इलेक्शन और गिलगित का इलेक्शन देख लें। अब ये 2 इलेक्शन इन्होंने फरमाए जो कि पीटीआई ने जीते, 8 बाय इलेक्शन ऑपोजिशन ने जीते। हमने कभी एतराज नहीं किया, हमने कहा फेयर इनफ, लोगों का मैंडेट है, अगर वो पीटीआई को वोट नहीं देना चाहते, नौशहरा में हम हारे थे, हमने कोई एतराज नहीं किया। हम सियालकोट में पहली दफा हारे थे, हमने कोई एतराज नहीं किया। चीजें ऐसे ऑर्डर, हम कराची में हार गए एंड 249, फेयर इनफ, हमने समझा लोगों का मैंडेट है, पीपल हैव द राइट। हम स्टिल बिलीव करते हैं कि जब गिलगित में और आजाद कश्मीर में जीतने के बाद इस वक्त वोटिंग ट्रेंड हमारी फेवर में जा रहा है, लोग हमारे साथ हैं पड़े, तब भी हम समझते हैं कि जैसे आरओ का इलेक्शन 13 का था या ये आरटीएस का इलेक्शन कहते थे 18 का, ये 23 का इलेक्शन इन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है, क्योंकि पीटीआई इस वक्त विनिंग ट्रेंड में जा रही है और हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। इन्होंने प्रीएम्प्ट करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का फार्मूला इजाद कर लिया है। दिस इज अ प्रीएम्प्टिव मूव कि आप लोगों को यकीन हो गया है कि आप लोग इलेक्शन हारेंगे, ये कह रहे हैं। अगर वोटिंग मशीन पसंद नहीं है तो ओवरसीज पाकिस्तानी अभी एक बात की और नवाज साहब ने सेनेटर हैं, कर लें, मुकम्मल कर लें, ऑन सब कर लें। जी एक चीज, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पसंद नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानी पे आ जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी पसंद नहीं है तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी पे आ जाए जो इलेक्शन कमीशन को दी है, जो वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिन्होंने पोलिंग एजेंट्स तैनात होने, उसकी परमानेंट जॉब्स के वाले से आता है। किसी एक चीज पे तो बात करने को तैयार नहीं है और आप समझती हैं इनको एंगेज किया जाए। मैं ना मानूं कि सिचुएशन में आई डाउट इट इज वेरी हार्ड जॉब कि इनके साथ एंगेजमेंट की जा सके। लेकिन मुझे एक बात बताइए, फैसल कुंडी साहब ने ये बड़ा एक वैलिड नुक्ता जो है वो रेस किया है, ये लास्ट वीक भी हम इस पे बात कर रहे थे कि ये जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से अपोजिशन लीडर को ख़त लिखा गया, ये एक अच्छा इक़दाम है, क्योंकि वही अपोजिशन लीडर जिनके हवाले से कहते थे वज़ीर आज़म साहब कि मैं तो इनसे बात नहीं करना चाहता, आप लोग को कितने बयानात आए कि हम तो इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, मिलना भी नहीं चाहते, बात क्या करेंगे, ये लोग तो चोर डाकू लुटेरे पता नहीं क्या क्या। लेकिन वो ही इज़ राइट कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो अब आप उन चीज़ों पर जा रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हैं, तो कल को फिर ये कहा जाए कि वज़ीर आज़म इमरान खान और शहबाज शरीफ साहब की मुशावरत से हर चीज़ हुई है, इन्होंने लोगों को अपॉइंट किया है, इदारों के सरबराहों को अपॉइंट किया है। इस पर भी ज़रा मुझे एक ब्रेक से वापस आने दें, इस पर भी ज़रा बात करनी है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है इनका। जाफर साहब भी जवाब देंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पहले चौधरी साहब आप जवाब देना चाह रहे थे सेनेटर साहब की बात का। मैं सादिया बीबी ये जवाब देना चाह रहा था कि अभी बड़े भले तरीके से कह दिया सेनेटर साहब ने कि जी मैं फैसल करीम कुंडी साहब के हुजरे पे लेके आ जाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भाई हमने तो सवाल कुछ और किया था कि आप चाहते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स करना, आप समझते हैं ये बहुत अच्छा काम है, तो पूरे पाकिस्तान ने बड़ी मेहनत से बड़ा ख़र्चा करके कौमी क़यादत को कौमी असम्बली और सेनेट में भेजा है, आप वहाँ क्यों नहीं लेके आते?
अभी तक आपके वजीर आज़म साहब ने कोई कोशिश की हो कि वो पार्लिमानी रहनुमाओं को लेकर बैठेंगे? ये बहुत भली बात है। सिर्फ ये नहीं कि इस एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के, बाकी मामलात पे भी आपकी वहाँ पे बहुत सारी कमेटीज़ हैं, किसी कमेटी में आप लेके गए हो, आपने कोई स्पेशल कमेटी बनाई हो। हमने मशीन हमने ये किया था, देखिए हमने ये किया था। एतराज़ होता है कि प्राइम मिनिस्टर सदारत ना करे। वोट मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ डिड कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की को चेयर में कमेटी बना दी कि जितने पार्लिमानी रहनुमा हैं सेनेट और कौमी असम्बली के अंदर, वो जब भी यमन के मामले पे ज़रूरत पड़ी, CPAC के रूट्स की बात हुई, आपके जब ये धरना लेके बाहर बैठे हुए थे तब भी उसी कमेटी ने काम किया, और जब फिर हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी तब भी उस कमेटी ने काम किया। तब जब इमरान खान साहब अपनी पार्टी के लीडर होने के नाते कभी किसी ना मुश्तरका इजलास में आए और ना किसी कमेटी के इजलास में। वज़ीर आज़म साहब बता चुके हैं वजह, चौधरी साहब, वो कहते हैं आप लोग बात नहीं करने देते। नहीं, मैं पहले की देखे नहीं, ऐसे नहीं, अभी भी वो कहते हैं कि इस दफा ऑपोजिशन ने गलत प्रेसिडेंट सेट किया, बात नहीं करने देने का। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ पिछले 5 साल, 13 से 18 वज़ीर आज़म है ना, अभी तो कहते हैं अभी भी नहीं सुनते भाई। 13 से 18 वो MNA थे ना, मैं भी एक MNA हूँ, बिल्कुल सही, ठीक है। वो वक़्त नहीं देते कौमी असम्बली को, और आज भी अपने उसी मिजाज के ऊपर। वो ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई बोलने नहीं देता। अगर वो बात अच्छी करेंगे, अगर बोलेंगे, बात जो बड़ा होता है घर का, उसको बहुत सारी तलख सुननी पड़ती हैं। हुकूमत जो है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो पार्लिमानी रहनुमाओं को साथ लेके चले। पार्लिमानी रहनुमाओं ने लेके नहीं चलना। तो अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, आप पूरे पाकिस्तान में अपने आप को अकले कुल समझते हैं, और वो अकले कुल यहाँ तक हमें ले पहुंची कि आज कोई एक चीज़ मुल्क की सीधी नहीं है। खारजा पॉलिसी, आप मुल्क की आप सिक्योरिटी के हालात देख लें। हाँ, एक काम इन्हें आता है, धमकियां देना। बाबर अवान साहब ने धमकी दी कि हमारे पास सादा अक्सरियत है, हम EVM मशीन हम ये लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। शेख रशीद साहब क्या धमकी दे रहे हैं? इंतशार फैलाया। तो भाई इंतशार तो वो था जब आप कौमी असम्बली के जंगले तोड़ रहे थे। इंतशार तो वो था जब आपने माल रोड पे खड़े होकर कहा था जला दो, आग लगा दो, वो इंतशार था। आज तो कहीं इंतशार नहीं नजर। अभी आज जो बिलावल साहब सवाल कर रहे हैं कि इस्तीफे दे रहे हैं, फिर आप देखिए बिलावल साहब और आ जाएं फिर लॉन्ग मार्च के लिए। देखिए बिलावल साहब उस PDM का हिस्सा थे। मुशावरत से चीजें, बहुत सारी चीजों पे इख्तलाफ हुआ, जिन मामलात पे इत्तेफाक हुआ उनके ऊपर सबने अमल किया। आज बिलावल साहब हिस्सा नहीं है, वो अपनी राय तो दे सकते हैं। बात ये है कि उस वक्त बिलावल साहब कहते थे कि इस्तीफे ना दें, लॉन्ग मार्च करने। आज आप वही काम कर रहे हैं। हमारा मौकफ ये था कि जब हम इकट्ठे होकर इस्तीफे देंगे तो फिर पीछे गुंजाइश नहीं बनेगी। जब इकट्ठे नहीं हो सके, गलती तो आप लोगों की है, आप लोग इकट्ठे नहीं हुए, इकट्ठे इस्तीफे भी नहीं आए। फिर आपने पूरी बात नहीं की। देखें, हमारा ये मौकफ था कि लॉन्ग मार्च करें और साथ साथ हम अदम एतमाद की तहरीक लेके आए हुकूमत के खिलाफ। पहले आप कहते थे पंजाब में आए, फिर वफाक में आए। क्योंकि पंजाब इज द मेन बैटलफील्ड, उधर बहुत से मेंबरान इनसे हुकूमत से खफा थे। अभी भी देखें 40 का ग्रुप जो एक बीच में चला गया, वो 40+ ग्रुप जो आज जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़ा है, हुकूमत के खिलाफ ही खड़ा है। तो हुकूमत के खिलाफ हैं, सूबाई हुकूमत के खिलाफ हैं। और माशाल्लाह वो हुकूमत तो काम ही ऐसे करती है जो कि सिर्फ फरिश्ते ही देख सकते हैं। वो कहते हैं वो इतने छुप के काम करते हैं वज़ीर आला साहब के, मतलब है कि अब वो फरिश्ते देख सकते हैं, आप और मैं तो उस चीज़ को नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ें वज़ीर आज़म साहब बता चुके हैं आपको कि उनको नहीं अच्छा लगता बुज़दार साहब को कि वो अपना नाम जो है ऐसे ही। ठीक है, आप ऐसे करें, आप अपनी टीम से कहें ये सिर्फ एक महीने के अखबारात उठा लें, उसके इश्तेहारात देखें कि फ्रंट पेज पे क्या क्या इश्तेहारात आए हैं। अच्छा, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि टैक्स पेयर आप लोगों के घर से आते हैं, टैक्स पेयर के पैसे हैं। तो आज टैक्स पेयर के पैसों पे जब ये वज़ीर आज़म और CM पंजाब और बाकी CM की जो तस्वीरें आती हैं, तो ये क्या इनके घर ये लोग देते हैं, अपनी तनख्वाहों से देते हैं। तो देखें, इनका ये है कि ये डिक्टेटर से भी बढ़ गए। ये कहते हैं कि मीडिया हमारे खिलाफ प्रोग्राम न करे, कोई हमारे खिलाफ लिखे नहीं। मीडिया अथॉरिटी बिल क्या है? इसीलिए है ना कि आप मीडिया अथॉरिटी बिल यही कि आप लोगों की आवाज़ें दबा दें। अच्छा, वैसे मुझे बताएं, अभी इस प्रोग्राम में आपको कहाँ किस जगह पे लगा कि मैंने कोई एक ऐसा कमेंट भी दिया हो जो हुकूमत को सपोर्ट करता है? नहीं, मैं तो उनसे सवाल मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप कोई सख्त प्रोग्राम कर रहे हैं, आप देखें ना कितने लोगों को अफेयर कर दिए उन्होंने। चलें, कितने लोग अब मीडिया अथॉरिटी बिल का क्या है, क्यों लेके आ रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि लोगों की आवाज़ नहीं दबाएंगे, मीडिया जो है वो, अब मीडिया पे ये कहते हैं कि कोई हमारे, ये कहते हैं पूरा जो हमारे अपोजिशन है और सारे लोग ये जेल में चले जाएं। हम सब अपोजिशन को आप जेल में भी डाल देना तो फिर भी ये हुकूमत नहीं कर सकती, ये फिर भी नहीं कर सकते। ये क्या वजह है नवाज साहब के इतना? आप मुझे बताएं, इस्लामाबाद में एक जो पिछली हुकूमत वो एयरपोर्ट के लिए वो जो मेट्रो छोड़ के गई थी, आज 3 साल में वो नहीं बन सकी। एक BRT इन्होंने बनाई है, 40 अरब वाली जंगला जो है वो करप्शन से जो है भरपूर थी, और 100 अरब वाली जो है वो जमजम से पाक
BRT इन्होंने क्यों इतना अब्बास साहब, कुंडी साहब आपको इतना, आपकी जमात को क्यों इतना लाइटली ले रहे हैं? वो कह रहे हैं हम सबको उठा के जेलों में बंद कर दें फिर भी आप हुकूमत नहीं कर सकते। एक बात मैं एक तो पहले आप ये वाकई बताइए कि पूरे प्रोग्राम में आपने कहाँ पे मुझ पे हाथ हौला रखा है जी, वैसे जो उसकी वजह से आपका प्रोग्राम ऑफ एयर या ऑन एयर हो सकता है? ये कुंडी साहब जैसे नहीं, क्योंकि हुकूमत पे ना ऑन अब्बास साहब मसला ये है कि चाहे वो आपकी हुकूमत है, आपसे पहले PMLN की थी तो वो नाराज हो जाते थे, उससे पहले पीपल्स पार्टी वाहिद एक गवर्नमेंट, ये मैं कह सकती हूँ, सरकारी टीवी में जब मैं थी तब भी पीपल्स पार्टी वो गवर्नमेंट थी जिन्होंने वो चीज नहीं की। तो मीडिया की फ्रीडम तो वहां थी मौजूद, जो अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन यस, जो हुकूमत होती है सवाल उसी से होता है, और कहीं अगर आपको लगाओ कि मैंने फेवर किया तो मैंने इसीलिए कुंडी साहब से पूछा, मैं कहीं नहीं, हुकूमत को ही जवाब देना पड़ता है जी, पहली बात। और हम इसको बड़ा पॉजिटिवली देखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जाफर साहब ने फरमाया वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन वो कौमी असेंबली और सेनेट के बाहर मशीनें पड़ी हुई हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि जो दोस्त वहां नहीं देखना चाहते उनको जाके दिखा सकते हैं, तो ये क्लैरिटी दूसरी ले। और तीसरी चीज सेनेटर साहब, आप कह रहे नहीं है? नहीं, ये तरीकेकार नहीं है लेजिस्लेशन का। पड़ी हुई है मशीनें, आप जाके देख लें। आप ये कहीं लेजिस्लेशन का तरीकेकार नहीं है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमें जेलों में डाल देंगे तब भी कुछ नहीं कर सकेंगे। जी फरमाइए। और तीसरी चीज ये कि शहबाज शरीफ साहब को जो लेटर के हवाले से देखें, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है हमने वहां से शायद कभी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान के हवाले से जो नॉमिनेशन होनी है वो ऑटोमेटिकली अपोजिशन लीडर के साथ होनी है, हम मुशावरत करेंगे, उनको लेटर लिखेंगे। जहां अपना अब ये नैब के चेयरमैन का इशू आएगा वहां भी मुशावरत होगी। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है वो अपनी जगह पे। यस, जहां क्रेडिबिलिटी रिक्वायरमेंट है कि हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, उनके खिलाफ TTs के हैं, 7.5 अरब या 25 अरब केस है, वो अपनी जगह पे कायम है, वो जारी रहेंगे और वहां पे हम अपना जो हमारा एक इख्तलाफ है वो रहेगा। अच्छा, अगर ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, आपने जो कहा कि वो जहां कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वहां आप मुशावरत करेंगे, तो ये इंतखाबी इस्लाहात, इस पे बिल्स पास होना और पार्लियामान को इस पे उनका शिकवा के जी ऑन बोर्ड नहीं लेते, तो इस पे भी तो फिर मुशावरत बनती है या नहीं? एंड पे ये है कि अगर ये 2023 का इलेक्शन जो भी होने वाला है इंशाल्लाह, आप ये देखेंगे इस इलेक्शन के हवाले से तमाम के तमाम दोस्त ये कहेंगे कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, लेकिन एक तजावीज हमारे ऑपोजिशन के दोस्तों ने नहीं दी कि उसको शफाफ का तरीका क्या है, और हमारे तरीके से एग्री नहीं करना चाहते। मैं देता हूं ये जो एरियाज है ये बड़ा एक प्रॉब्लमैटिक इशू है। आई एम श्योर पॉलिटिक्स में पता नहीं पीपल्स पार्टी वाले इसका मल शायद ढूंढ सके, हमारे पास इनको एंगेज करने का कोई तरीका नहीं है जी। अच्छा, वो कह रहे हैं कोई एंगेज करने का तरीका नहीं है। आप कौन सा तरीका बताने लगेंगे कि कैसे शफाफ इंतखाबात करवाएं? जी बिल्कुल, तजवीज़ दे दें। सबसे पहली तजवीज़ ये है कि ये इलेक्शन के अखराजात कंट्रोल करें। कि जो लिखा झूठ सारे अरकान मुझ समेत सारे अरकान असेंबली वो जो परफॉर्मा जमा करते हैं 15 लाख और 30 लाख क्या, वो सबसे बड़ा झूठ है। वो सबसे बड़ा झूठ है। फिर ये पार्टियों के अंदर जो जिस तरह से ये खुद अपना तो वहाँ एहतसाब के लिए पेश नहीं कर रहे, इनसे अकाउंट इलेक्शन कमीशन कब से मांग रहा है, उससे ये दौड़ रहे हैं। जब पैसे की खेल जो है वो निकलेगा, फिर कहा कि शहबाज शरीफ साहब से क्रेडिबिलिटी की वजह से, हाँ जहांगीर तीन साहब की क्रेडिबिलिटी तो बहुत ज़बरदस्त है। फिर इसी तरह ये रिंग रोड में किस किस की क्रेडिबिलिटी सामने आई, सरवर खान साहब सबसे ज़्यादा क्रेडिबल हैं, फिरदौस आशिक वान साहबा उनसे ज़्यादा क्रेडिबल हैं। क्रेडिबिलिटी किसकी पूछेंगे भाई आप, पहले अपना अभी इन्हीं के अपनी क्रेडिबिलिटी बता दें। बनी गाला का महीने का खर्चा, बिजली का बिल, नौकरों की तनख्वाहें और इमरान खान साहब जो टैक्स देते हैं वो निकाल के बता दें उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, कहां से वो पैसा आता है और कैसे खर्च होता है। वो तो पूरी कमेंट्री की, क्रिकेट कमेंट्री की, नहीं तो वो शो होता है ना सादिया, वो तो आप उसमें शो करते हैं ना कि इस साल मेरी ये आमदन थी, मैंने इस बैंक से खर्च। क्रेडिबिलिटी की बात की, अगर बात बनी गाला के खर्चे पे आके खत्म है तो हमारी माफी है हजूर। कहां 7.5 25 अरब और कहां आप 3 लाख रुपए के खर्चे करते हैं माजरत के साथ। आई मीन प्लीज एक कंपैरिजन के लिए भी कुंडी साहब और जावेद साहब देखें पूरी मीडिया साहब आपको मौत कह दें कि सिर्फ 3 लाख रुपया खर्चा है बनी गाला का, मुझे नहीं पता 3 लाख है, आप हलफ उठाएं कि 3 लाख है और आप उसके सिर्फ बिजली के, आप बिजली के बिल, आप बिजली के बिल, इमरान खान ने झूठ बोला 2 मुलाजिम रखता हूँ, 300 कनाल का घर, मेरा 1.5 कनाल का घर है, मेरा 2 मुलाजिमों से गुजारा नहीं होता। ठीक है, आपने और आप भी झूठ है काम आपके पास। कुंडी साहब बताएं, इनकी जरा बात सुन लें। आपने जो इदारों की बात की, आपने सरवर खान की बात की, अभी जो रिसेंटली काबुल से जिस पायलट ने टेक ऑफ किया था एयरलाइंस, पूरे उनको हीरो बना रहे थे, पूरी मीडिया में बना रहे थे। ये वही पायलट हैं जिनको
अब सरवर खान ने उनका भी नाम था उस लिस्ट में जिसमें उन्होंने कहा था इनकी शायद जाली डिग्री वाली बड़ी इन्होंने इदारे तबाह किए हैं। फेहरिस्त आई थी। हर मतलब किधर गए वो लाइसेंसेस, क्या हुआ उनका? आपने दुनिया में अपने पायलटों की जो जगह सही की, आज वो किधर है बताए ना, इनकी हुकूमत बताए कौन पायलट जो है वो जाली डिग्री पे, सारे इदारे तबाह कर इनका आता है। ये कह रहे हैं ना कि हमारा ये हमारा 3 लाख का खर्चा है। हुकूमत जाने दे, फिर इनका पता चलेगा जब इनकी किताबें खुलेंगी। अब किताबें तो छोड़े, इनके जो जेलदाने किताबों की आप लोग समझ आ जाएगी। तैयार बैठे हैं कि किताबें इनकी खोलें, लेकिन उनको यकीन है कि आप लोगों ने हमने तो कहा है कि जैसा करोगे किताब खुलेगी, किताब नहीं खुलेगी, लाइब्रेरी बहुत इबरतनाक अंजाम होगा। हाँ, लाइब्रेरी, बल्कि किताब नहीं, लाइब्रेरी पूरी खुलेगी। चलिए, आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपका, चौधरी साहब आपका, और सेनेटर ओन अब्बास साहब का भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।